आप भारत में रहना चाहते हैं या इंडिया में? क्या पसंद है आपको, इंडिया या भारत? अब आपको लग रहा होगा दोस्तों, आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। संवैधानिक दृष्टि से सब कुछ एक होने के बाद भी आज ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कुछ आप देख रहे हैं उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी खबर आपकी नजर में सुर्खियां बने। और ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक डेटा आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर निकाला है, और ये हाल की खबर है, ये ऐसा भी नहीं कि बहुत पुरानी खबर है, ये भी आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आज मैं इंडिया और भारत की जो कड़ी आपके सामने जोड़ने जा रहा हूं, वो हम सब के लिए, इस देश के हर व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपको भारत के दो चेहरे दिखाने जा रहा हूं। वैसे तो मेरा मानना है कि इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों ही संवैधानिक रूप से अपने देश के नाम हैं, परंतु जिस तरीके से इंडिया अलायंस इंडिया कर रहा है और भारत नाम से नफरत कर रहा है, तो इसे मैंने भारत और इंडिया की कैटेगरी में बांट दिया है। अधिकतर घटनाएं जो कुछ भी मैं दिखाने जा रहा हूं वो हाल की हैं। और अब आप बड़े ध्यान से इन दोनों खबरों को देखिए। एक तरफ इंडिया से नफरत, तो दूसरी तरफ भारत का विश्वास। अब ये जो दोनों खबरें हैं, आप समझिए कि जब से इन्होंने, इंडिया अलायंस ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है, इनको नफरत हो गई है भारत से। भारत को भगवा बता रहे हैं। आपको मैंने तो खबर दिखाई है ना, और इसीलिए ये दोनों खबरें एक साथ दिखा रहा हूं। जब G20 के डिनर की जो लिस्ट थी, राष्ट्रपति ने जो इनविटेशन भेजा, उसमें जैसे ही इन्होंने भारत नाम देखा, ये चिढ़ गए। जी हां, चिढ़ गए। और इसीलिए भारत सरकार लगातार इनको एहसास दिला रही है कि इंडिया और भारत अलग नहीं है, संवैधानिक दृष्टिकोण से भी, और संविधान में ही भारत नाम लिखा हुआ है। आप किस बात से चिढ़ रहे हैं? तो आपको मैं इसीलिए ये पहला फर्क दिखा रहा हूं इंडिया और भारत का। अब एक एक करके बड़े ध्यान से इसी पैटर्न में आप देखते चले जाइए। अब ये दूसरा टू विंडो में ही सब दिखा रहा हूं। एक तरफ सनातन को खत्म करने की साजिश, और दूसरी तरफ भव्य राम मंदिर का उद्घाटन। अब आपको लगेगा कि मैंने ये दोनों खबरें क्यों ली? इसलिए दोस्तों कि जब इंडिया अलायंस बना और उसके बाद जिस तरीके से सनातन धर्म को खत्म करने की बात डीएमके की तरफ से आई, जो बहुत बड़ा हिस्सा है गठबंधन का, आप समझिए बड़े ध्यान से, तो उन्होंने तो अपना मकसद साफ कर दिया ना। और चलिए, लगता है कि किसी ने बोल दिया, मतलब जैसे बड़बोलेपन में, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लगातार आप देखिए ना, आप बिहार जाइए, आप उत्तर प्रदेश जाइए, आप कर्नाटक चले जाइए, कांग्रेस के नेताओं को देखिए, हर कोई सनातन धर्म को खत्म करने की हुंकार भर रहा है। और इसीलिए ये इंडिया का सांकेतिक रूप से मैं दिखा रहा हूं। अब आप भारत में देखिए, भारत में क्या हो रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। सैकड़ों वर्षों से इस देश के लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, कानूनी दरवाजे को अपनाया, अपने संयम को कभी खोया नहीं, आज वो घड़ी आ गई है। अब हो सकता है कुछ लोग भड़काएं कि भाई मंदिर से क्या होना है, लेकिन नहीं दोस्तों, मंदिर का बड़ा महत्व है अपने देश में। क्यों महत्व है जानते हैं? ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये सिर्फ सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण की बात नहीं है। जब एक मंदिर का निर्माण होता है ना, तो उस पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। और इसका उदाहरण मैं आपको दिखा चुका हूं। जब काशी में विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? इतनी अर्थव्यवस्था में तेजी आई, इतने टूरिस्ट आए
कि की पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिल गई। गोवा से भी अधिक सैलानी पहुंचे। तो इसीलिए सनातन संस्कृति को जो खत्म करने वाले लोग हैं ना, जो इसकी बात कहते हैं ना, उनको ये दोनों खबरें बड़े ध्यान से देखना चाहिए। चलिए अब एक और 2 विंडो में देखिए। अब ये 2 विंडो आप बड़े ध्यान से समझिए। एक तरफ हमास नेता का केरल में भाषण और दूसरी तरफ आतंक के खिलाफ प्रतिबद्धता। आपको दिखाया मैंने दोस्तों कि कैसे केरल में इंडियन मुस्लिम लीग ने खालिद मशाल नाम के जो बड़े शख्स हैं वहां के गाजा पट्टी में, जो हमास आतंकी हैं, उनको इनवाइट किया प्रदर्शन में। उसने संबोधित भी किया और उसके बाद केरल में विस्फोट की घटना हुई, ये भी आपने देखा। और इसीलिए जब ये इंडिया अलायंस के लोग हैं, और जब मैं ये बात कह रहा हूं ना, तो आप ध्यान रखिए, ये सारे के सारे लोग एक तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन भारत में क्या होता है? भारत को किसी बात का डर नहीं है दोस्तों। भारत की दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति को बड़े ध्यान से समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत इजराइल के प्रधानमंत्री को कॉल करके बताया कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हुंकार भरी, लेकिन साथ ही जो पीड़ित फिलिस्तीनी हैं उनको मदद भी पहुंचाया। तो यही भारत और इंडिया, सांकेतिक रूप से कह रहा हूं, आप इंडिया को उस संदर्भ में मत लीजिएगा, INDIA, लेकिन चूंकि कहते हैं ना, ऐसा नाम उन्होंने नकाब के तौर पे लगा लिया कि सब इंडिया को तो आप बुरा कैसे कहेंगे? कोई नहीं कह सकता, इंडिया तो हमारा देश है, हम तो वैसे भी नहीं कह सकते। लेकिन नाम रखने का जो वजह है ना, नाम रखने की, वो पता चलता है। एक और 2 विंडो आगे बढ़िए, देखिए दोनों खबरों को बड़े ध्यान से। एक तरफ जितनी आबादी उतना हक, सुनकर तो अच्छा लगता है, लेकिन कितना खतरनाक है। और दूसरी तरफ सबका साथ, सबका विकास। राहुल गांधी दोस्तों जहां भी जाते हैं, जितनी आबादी उतना हक, यह सिर्फ भड़काऊ बयान है। अगर यह बात आ गई तो फिर देश, व्यवस्था, संविधान, इसका क्या अर्थ है? आप सोचिए ना। फिर तो साउथ के लोग अगर पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, तो फिर तो उनके सांसद कम होते चले जाएंगे। जो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उनको तो उतने सांसद मिलेंगे। क्या ये मंजूर है? नहीं है मंजूर। फिर उन्होंने मंदिर की भी बात कही थी, मंदिरों पे तो कब्जा हो जाता है, लेकिन बाकी पे तो नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि जितनी आबादी उतना हक। और दूसरी तरफ अभी आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा दोस्तों, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, उनकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन आप देखिए, एक तरफ ओबीसी को भड़काया जा रहा है, दूसरी तरफ मराठा आंदोलन को भड़काने की साजिश चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आइए, पॉजिटिविटी का आपके अंदर संचार होगा। G20 भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और जब इसका आयोजन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा नारा दिया? सबका साथ, सबका विकास। मानवता का इससे बड़ा मूल मंत्र हो नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपको इंडिया और भारत का अर्थ समझा रहा हूं। इस अर्थ के मायने बड़े गहरे हैं दोस्तों। अगर आप और हम समझ नहीं पाएंगे, जो इस देश में वोट देने वाले लोग हैं, अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। एक और 2 विंडो देखिए बड़े ध्यान से, दोनों खबरों को देख लीजिए। एक तरफ सिर्फ अडानी और दूसरी तरफ 100 करोड़ कमाने वाले दोगुने। और दोनों खबरों को देख लीजिए बड़े ध्यान से। राहुल गांधी सिर्फ अडानी 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 कि देश की पूरी संपत्ति अडानी के कब्जे में है। आप सोचिए, क्या उनके समय में उद्योगपति नहीं थे? उनके समय में भी थे दोस्तों, उनके समय में भी उद्योगपतियों की भरमार थी। और ये जितने उद्योगपति ये नाम ले रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अमीर नहीं बने। ऐसा नहीं कि अब बने अरबपति, लेकिन हाँ, मोदी सरकार में अरबपति जितने हैं, उनकी संख्या दोगुनी हो गई है। बड़े ध्यान से इस रिपोर्ट को देख लीजिए। जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जिनकी अर्निंग 100 करोड़ से अधिक है, उनकी संख्या दोगुनी हो गई है। यह है इंडिया और भारत का फर्क। पहले तो आप 2-4 उद्योगपति जानते थे, अब तो उद्योगपतियों की संख्या भी दोगुनी हो रही है। तो ये कहानी भी आपको समझना पड़ेगा। अब और देखिए,
एक तरफ भारत की बुराई, दोनों खबर फिर से देखिए, टू विंडो में दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ 2047 के लिए 340 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का मिशन। आप दोनों खबरों को बड़े ध्यान से समझिए और देखिए। इंडियाज गांधी स्लैम्स मोदी ओवर इकोनॉमी डेमोक्रेसी ऑन यूएस विजिट। ये जनाब राहुल गांधी जब अमेरिका या विदेश दौरे पर जाते हैं ना, तो भारत की इकोनॉमी के लिए सिर्फ आलोचना, सिर्फ बुराई और कुछ है ही नहीं। अरे भैया, भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो समय अच्छा था जब आपको सोना गिरवी देना पड़ा था, तब था अच्छा, और अब अच्छा नहीं है, लेकिन हमेशा बुराई। मगर पीएम मोदी, उनका विजन देखिए, विजन डॉक्यूमेंट टू मेक इंडिया अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 इन फाइनल स्टेजेस, ड्राफ्ट टू बी रेडी बाय दिसंबर। अब देखिए, देखकर तो लगता है कि दो खबर ही है, सहज ही है, लेकिन एक बात बताइए कि 2047 के लिए $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का मिशन कौन बनाता है? क्या पाकिस्तान बनाता है? क्या श्रीलंका बनाता है? भाई, जिसके पास पेट भरने के लिए दाने नहीं है वो बनाएगा। आप फर्क देखिए। अगर आज, यकीन मानिए दोस्तों, कांग्रेस की सरकार 2014 के बाद 5 साल भी चल गई होती तो पाकिस्तान जैसी हालत होती। सब कुछ आप देखिए ना, जो पेट्रोल डीजल की सब्सिडी थी उसको भरने में मोदी सरकार की हालत खराब हो गई। और 5 साल होते तो क्या करते? सिर्फ फ्री की रेवड़ी, कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं। तो इसलिए मैं आपके लिए ये दोनों खबरें एक साथ लेकर आया हूं। आगे बढ़िए, एक और टू विंडो। एक तरफ गरीबों को भड़काने की कोशिश और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र भारत का मुरीद बन गया। अब देखिए, दोनों खबर एक साथ, दोनों ही हाल की खबर है दोस्तों। अब देखिए, पहली खबर, जितना पैसा अडानी को देंगे हम उतना गरीबों को देंगे। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। अच्छा लगता है भाई, अडानी वाला पैसा हम ले लें, हड़प लें, सब फोकट में लूटपाट कर ले, अच्छा लगता है ना। लेकिन कोई सवाल पूछेगा कि आपके समय क्या ये अडानी नहीं थे, अंबानी नहीं थे, टाटा बिरला नहीं थे? क्यों आपने छीन कर नहीं दिया? और दे भी नहीं सकते, कभी नहीं दे सकते। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। इन्होंने कहा था ना कि बजरंग दल पे बैन लगा देंगे, लगाया। ये सिर्फ भड़काते हैं। ये जो कह रहे हैं कि अडानी का पैसा आपको दे देंगे, भैया वो लीगल तरीके से, वैध तरीके से कमा रहे हैं, वरना इस देश में कोर्ट है। तो सिर्फ गरीबों को भड़काने के लिए ये बात की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गरीबों की ही कहानी दिखा रहा हूं। देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र हो गया भारत का मुरीद। गरीबी कम करने में भी नंबर 1 बना देश। यह है असली कहानी दोस्तों। जो सरकार काम करती है वहां पर गरीबी भी कम होती है, और इसीलिए यह कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। और गरीबी पर मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो आपको बनाकर बड़े ही रिसर्च के साथ 1947 से आज तक की कहानी आपको दिखा चुका हूं कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, सबने, पूरे गांधी परिवार ने सिर्फ गरीबी दूर करने का वादा किया, किसी ने कोई काम नहीं किया। और इंदिरा गांधी का तो आपको पता है दोस्तों कि उन्होंने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या हुआ? मोदी जी दूर कर रहे हैं। आगे बढ़िए, एक और टू विंडो में आइए। एक तरफ पंजाब में किसानों का गुस्सा और दूसरी तरफ काम। जी हां, किसानों के लिए काम, 5 गुना बजट। आपको दोनों खबर एक साथ में दिखा रहा हूं। पंजाब के किसान गुस्से में है कि सीएम भगवंत मान या आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो वादा किया वो पूरा कर नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बजट फॉर फार्मर्स इंक्रीज्ड 5-fold अंडर मोदी गवर्नमेंट। मतलब किसानों के लिए जो बजट था वो 5 गुना बढ़ा दिया गया। ये है किसानों के लिए फर्क। और एक देखिए, एक तरफ कर्नाटक में किसानों का गुस्सा और दूसरी तरफ 6.5 लाख करोड़ रुपए का लाभ। समझ रहे हैं? कर्नाटक के किसान वहां की सरकार से इतने गुस्से में हैं कि वो सारे जो बॉर्डर इलाके के हैं तेलंगाना वाले, वो तेलंगाना पहुंच गए। बता रहे हैं कि भैया देखो कैसे हमको ठग लिया, वोट मत देना। इसके तो विजुअल भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और इसीलिए ये खबर निकाल के लाया हूं।
लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने किसानों को 6.5 लाख करोड़ रुपए के बेनिफिट दिए हैं। यह मोदी गारंटी है। जब शुरू किया था ना उन्होंने किसान सम्मान निधि, तो लोग कह रहे थे ये लोग कि ये तो बस चुनावी वादा है, जुमला है, देंगे नहीं। आज तक दे रहे हैं। ये कहानी है दोस्तों। आगे बढ़िए, एक और 2 विंडो देखिए। एक तरफ बड़ा मजेदार है ये, जब मैं रिसर्च कर रहा था ना मुझे भी आश्चर्य हुआ देख करके। एक तरफ कंसर्ट करने के लिए सिर्फ सुविधा नहीं है, और दूसरी तरफ एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। अब देख लीजिए, तमिलनाडु की कहानी है। AR रहमान को अपना कंसर्ट इसलिए कैंसिल करना पड़ा, वो भी चेन्नई में, क्योंकि बारिश हो रही थी। और उसके बाद CM स्टालिन को वादा करना पड़ा कि हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे। लेकिन इधर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया। और ये सिर्फ यशोभूमि नहीं है, अभी तो आपने देखा होगा ना, क्या नाम है, प्रगति मैदान में इन्होंने भारत मंडपम उसका उद्घाटन किया। और एक से बढ़कर एक चीजें संसद सिर्फ 1.5-2 साल 3 साल में बनाकर रख दिया। तो जिनके पास दृढ़ निश्चय होता है, जिनके पास काम करने की लगन होती है, जुनून होता है, वो करते हैं। वरना ये AR रहमान का शो सिर्फ बारिश की वजह से बंद हो जाए, हो नहीं। आप समझिए ना, ये जो चीजें दिखा रहा हूं ना दोस्तों, बड़ी मेहनत से निकाली है। और एक एक चीज, एक और 2 विंडो में आइए। एक तरफ कर्नाटक 1 साल तक विकास के लिए पैसा ही नहीं है, और दूसरी तरफ 1/10 गरीबी कम। ये खबर पढ़कर एक लाइन में तो लगता है कि चलो भैया खबर है, खबर की तरह हो गई, लेकिन नहीं दोस्तों, ये खबर नहीं है। अगर कर्नाटक का डिप्टी CM ये कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम विकास का काम कर सकें, तो इसका मतलब आप समझिए आप किस अंधेरे में, किस गर्त में ये लोग ढकेल रहे हैं कि सिर्फ रेवड़ी बांटने के चक्कर में इतना खर्च कर दिया कि आप एक तो वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, उसमें भी शर्तें लागू। मैं तो इस पे भी कहानी दिखा चुका हूं। तो ये स्थिति है। आप सोचिए कैसे देश आगे चलेगा, आगे कैसे करेंगे जब आपके पास 1 साल के लिए नहीं है तो 5 साल के लिए कहां से होगा। आप कुछ कर तो नहीं रहे नया, आपके पास पैसे की कमाई का कोई स्कोप भी नहीं है, विजन भी नहीं, आप कर क्या रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, आपको तभी ये INDIA और भारत का फर्क नजर आएगा। यहां पर पिछले 5 साल में भारत की आबादी का 1/10 पॉपुलेशन गरीबी से दूर हो गया। ये बहुत बड़ी कहानी है और आगे भी दूर हो रहा है। गरीबी से लोग उठ रहे हैं और इसीलिए डिमांड बढ़ रही है और इसीलिए ये लोग ये सब काम कर रहे हैं। आगे बढ़िए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मतलब कहते हैं ना कि जिसकी जितनी औकात होगी उतना ही तो बोलेगा ना, वो उससे ज़्यादा क्या बोलेगा। मतलब वो आपने कहानी सुनी है ना कि एक कुएं में एक समुद्र का मेढक गिर गया। अब ये कहानी मैं आप देखिए 2 विंडो, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार एक समुद्र का मेढक कुएं में गिर गया। तो वो बोलता है कि यार, जो कुएं वाला मेढक है उसको समुद्र वाला मेढक बोलता है कि यार मैं तो बड़ी अच्छी जगह था, मैं तो इतनी बड़ी जगह में रहता था कि कहना नहीं। तो वो मेढक बोलता अच्छा कितनी बड़ी, तो वो कूद करके गया थोड़ी सी आगे, फांद कर गया। बोला इतने एरिया में रहते थे। बोला नहीं नहीं इससे भी ज़्यादा। तो फिर वो समुद्र वाला मेढक बोलता नहीं इससे ज़्यादा। तो वो कुएं वाला मेढक थोड़ा और उछलता है, बोलता है इतना बड़ा है। बोला नहीं इससे भी बड़ा। तो बोला अच्छा। तो फिर वो कुएं वाला मेढक सोचता है कि क्या करें। तो वो फिर थोड़ा सा और पीछे जाता और तेज जंप लगाता है। तो बोलता है इतना बड़ा होगा। बोलता नहीं इससे भी बड़ा है। अब वो कुएं वाला मेढक परेशान कि यार ये चक्कर क्या है, कितना बड़ा होगा। अब वो क्या करता है, कुएं के एक छोर में आता है, पूरा एकदम किनारे, और वहां से जंप लगाकर कुएं के दूसरे छोर पर कूद जाता है, जंप करता है। उसके बाद पता है क्या बोलता है, बोलता है इससे बड़ा तो नहीं होगा। तो वो तो ठीक ही कह रहा है भाई, कुआं इससे बड़ा है ही नहीं, तो उसी के लिए पूरी दुनिया है।
तो अब वो समुद्र वाला मेढक क्या बोलेगा कि हमारा एरिया कितना बड़ा है। तो यही कांग्रेस और भाजपा का है, यही INDIA इंडिया और भारत का है। क्यों बात इस पे कहा, आप देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया कि हम जीत कर आएंगे तो आपके लिए IPL की टीम बना देंगे। बाप रे, कितना बड़ा वादा, IPL की टीम बनाएंगे, यही इनका विजन है। और दूसरी तरफ मोदी जी क्या कर रहे हैं, ओलंपिक की दावेदारी ठोक रहे हैं। जी हां, और दोनों खबरें इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। मध्य प्रदेश में IPL की टीम बनाएंगे, घोषणा पत्र में यह रखा है। और भारत क्या कर रही है, इसी कांग्रेस ने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में बदनाम किया था, ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ओलंपिक की दावेदारी कर रहा है 2036 के लिए। इतनी बड़ी खबर है, अगर उसके आप गहराई में जाएं तब आपको समझ में आएगा। एक और खेल से दिखा रहा हूं, बिहार की खबर देखिए। स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए, लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत के खिलाड़ी, चाहे वो एशियाई गेम्स हो, दिव्यांगों वाला हो, मेडल पे मेडल ला रहे हैं। यह भी खेल का है दोस्तों, यह भी इंडिया और भारत का फर्क है। इंडिया का मतलब बार बार समझिएगा, इंडिया मतलब INDIA और सब में डॉट, इंडिया अलायंस, ये फर्क है। और इसीलिए इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। अब मैं आपको दो बयान सुनाता हूं दोस्तों, और ये दोनों टू विंडो में। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के प्रिय सैम पित्रोदा, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी। और दोनों आतंकी हमले से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों, और दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है। पुराना है दोनों बयान, लेकिन मैं आपको दोनों का फर्क दिखाने के लिए ये चीजें दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी आतंकी हमले पर दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इंडिया वाले लोग डराते हैं, बोलते हैं पाकिस्तान का बचाव करते हैं। पहले आपको मैं सैम पित्रोदा का बयान सुनाता हूं, वो कैसे कहते हैं कि आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बयान सुनिए। 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. देख रहे हैं ना, अब प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। ये साफ करते हैं कि अगर किसी ने भारत को छेड़ने की कोशिश की, आतंकी हमला किया, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति है दोस्तों। और तभी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, हर चीज को अंजाम तक पहुंचाया था। अब प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। देख रहे हैं ना, यही फर्क है इंडिया और भारत में। अब मैं आपको एक फाइनल टू विंडो, ये टू विंडो बड़ा विशेष है, बड़े ध्यान से देखिए। एक तरफ 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा, और दूसरी तरफ विकसित भारत बनाने का दम। कितना खतरनाक है। और दोनों 2047, ये जो PFI है ना, जो UPA के शासनकाल में फला फूला पैदा हुआ, और इन लोगों में ही चल रहा है। केरल, तमाम राज्यों, जहां भी देखिएगा PFI ने क्या क्या नहीं किया। और बाद में पता चला, बैन हुआ तो पता चला कि इनका मकसद तो 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन लाना था, यह मंशा थी ये। और इसी को देख करके इन लोगों ने बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। आप भूले नहीं होंगे, ये तुष्टीकरण का खेल है। लेकिन भारत, प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते हैं? 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, लोगों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, लोगों की जो विकास, देश की समृद्धि को एकदम आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये दोनों का बड़ा फर्क है दोस्तों, इस बात को समझिए। और इसीलिए मैंने ये दो चीज आपको दिखा रहा हूं। तो कुल मिलाकर साथियों, इन कहानियों को दिखाने का मकसद एक ही था। आप भारत को सिर्फ चुनाव तक सीमित होकर ना देखें, ये ना देखें कि चुनाव में किसी पार्टी ने कितने लुभावने मुद्दे दिए और हमने अपना वोट देकर अपना काम खत्म समझ लिया। फिर दोबारा चुनाव का समय आता है और पार्टियां लुभावने वादे करती हैं और फिर
सब कुछ वैसा ही नजर आने लगता है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि भारत की प्रगति के लिए किसके पास शानदार विजन है, किसके पास देश को आगे ले जाने का मादा है। तात्कालिक लाभ देखकर तो अच्छा लगता है, लेकिन दीर्घकालीन रूप से वो जीवन के लिए नया संकट खड़ा कर देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, जहां हम सब रहते हैं। यहां केजरीवाल रेवड़ी बांटकर चुपचाप बैठ जाते हैं। भगवान भरोसे पर्यावरण साफ रहा तो ढोल पीटते हैं, और जब खराब हो जाता है तो बहाने ढूंढने लगते हैं। और दिल्ली को प्रदूषण में घुटने को, दिल्ली वाले जो लोग हैं दोस्तों, वो प्रदूषण में घुटने को अभिशप्त होते हैं। और इसीलिए ये जो कहानियाँ दिखाई ना आज मैंने आपको, इसी संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सबको इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों ये जो प्रयास मैंने किया टू विंडो में दिखाने का वो आपको पसंद आया होगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।